रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफ़ीकी रारा मटन, बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फ़ी फालूदा। नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी पाकिस्तानी होटल का मेन्यू पढ़ रहे हों, लेकिन नहीं, यह है भारतीय वायुसेना का मेन्यू, वो भी उसके 93rd फाउंडेशन डे पर। लोग कह रहे हैं कि आज तो एयरफोर्स की प्लेट में पूरा पाकिस्तान है। और क्या है खासियत इस मेन्यू की, जानेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जानलेवा कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप को लेकर। कंपनी के मालिक को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा को लेकर भी होगी और बात भारत के साहिल को लेकर भी होगी, जो रूसी फौज में शामिल होने के बाद यूक्रेन की कैद में है। इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं आज का जिस्ट। पहली खबर इंडियन एयरफोर्स के हवाले से है। 8 अक्टूबर को जब देश में एयरफोर्स डे मनाया जा रहा था, तब दिल्ली में वायुसेना के अधिकारियों और जवानों के लिए एक स्पेशल लंच रखा गया। मेन्यू कार्ड सामने आया था, लोगों की नज़र सबसे पहले उसके नामों पर गई। लिखा था 93 ईयर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इनफेलिबल, इनपरवियस एंड प्रेसाइज, यानी कि अचूक, अभेद और सटीक। पहली डिश थी रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, वो शहर जहां 1932 में ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स की नींव रखी गई, यानी जहां से भारतीय वायुसेना की कहानी शुरू होती है। दूसरा नाम था रफ़ीकी रारा मटन, पाकिस्तान के पायलट सैफुल आजम रफ़ीकी का जिक्र, जो 1965 के युद्ध में भारत के खिलाफ लड़ चुके थे। अगली डिश थी भोलारी पनीर मेथी मलाई, पाकिस्तान का एयरबेस भोलारी, जहां से 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स उड़ाए थे। बालाकोट तिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फ़ी फालूदा, मुरीद के मीठा पान, हर नाम एक कहानी सुनाता है और हर कहानी पाकिस्तान तक जाती है। सोशल मीडिया पर जैसे ही इस मेन्यू की फोटो सामने आई, लोग बोले इस बार एयरफोर्स ने आसमान में नहीं, मेन्यू कार्ड में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। किसी ने लिखा आज सच में एयरफोर्स की प्लेट में पाकिस्तान है। किसी ने कहा इतिहास इतना स्वादिष्ट पहले कभी नहीं लगा। दरअसल इस मेन्यू के पीछे एक सोच थी। वायुसेना ने अपने 93 साल पूरे होने पर ऐसा मेन्यू बनाया जो उनके गौरवशाली इतिहास को सलाम करता है। हर डिश का नाम किसी ऑपरेशन या ऐतिहासिक जगह से जुड़ा है। बालाकोट तिरामिसू 2019 की एयर स्ट्राइक की याद दिलाता है। मुजफ्फराबाद कुल्फ़ी फालूदा उस रूट की कहानी है जहां से भारतीय जेट्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। और रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला वायुसेना की जन्मभूमि की ओर लौटाता है, जहां से ये सब शुरू हुआ था। सेना के सूत्रों का कहना है कि ये मेन्यू किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के इतिहास को याद दिलाने के लिए है कि भारतीय वायुसेना ने कैसे इतिहास के हर मोड़ पर अपनी ताकत और सटीकता दिखाई। लेकिन जैसे हर चीज़ पर इंटरनेट की राय बटी होती है, यहाँ भी वही हुआ। कुछ लोगों ने इसे सर्जिकल ह्यूमर कहा, तो कुछ ने कहा शहादत की कहानियों को खाने से नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर प्रतिक्रियाएं मज़ेदार थीं और लोगों ने वायुसेना की इस क्रिएटिविटी की तारीफ की। इस बार का एयरफोर्स डे वैसे भी खास रहा। गाजियाबाद के हिंडन बेस से फ्लाई पास्ट, महिला पायलटों की लीड और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की ताकत ने शो में 4 चांद लगा दिए। लेकिन आसमान के बाद चर्चा ज़मीन पर उतरी उस मेन्यू कार्ड पर, जिसने पाकिस्तान के नक्शे को प्लेट पर सजा दिया। एक सीनियर अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा इतिहास की याद सिर्फ परेड से नहीं, प्लेट से भी की जा सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में बच्चों की मौतों से जुड़ी कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस ने बुधवार देर रात चेन्नई से पकड़ा। यही वो कंपनी है जिसकी सिरप पीने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में दर्जनों बच्चों की जान चली गई थी। पुलिस के मुताबिक रंगनाथन पिछले कई दिनों से फरार था। उसके खिलाफ बच्चों की मौत से जुड़ा मामला दर्ज था और सरकार ने उसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये का इनाम रखा था। चेन्नई में एक सीक्रेट ऑपरेशन के बाद रंगनाथन को उसके घर से पकड़ा गया। पुलिस ने उसकी कांचीपुरम स्थित फैक्ट्री में छापा मारकर कई दस्तावेज और सैंपल जब्त किए। अब पुलिस उसे छिंदवाड़ा ले जाने की ट्रांजिट रिमांड ले रही है, क्योंकि ज़्यादातर मौतें वहीं हुई हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप में डाई इथेनॉल ग्लाइकॉल DEG नाम का जहरीला केमिकल मिला हुआ था। DEG का इस्तेमाल आमतौर पर पेंट या गोंद जैसी इंडस्ट्री में होता है, लेकिन जब ये इंसानी शरीर में जाता है तो किडनी और लीवर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। तमिलनाडु की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने पाया कि सिरप में DEG की मात्रा 46 से 48% तक थी, जबकि नियमों के मुताबिक ये 0.1% से ज़्यादा नहीं हो सकती। जांच में भी सामने आया कि कंपनी की रजिस्ट्री 1990 में हुई थी, लेकिन बाद में उसे कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसके बावजूद ये अलग नाम से चलती रही। सवाल उठ रहे हैं कि बिना कानूनी दर्जे के ये कंपनी सालों तक कैसे चलती रही। अब 9 राज्यों में कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप की बिक्री पर बैन लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत सिरप पीने के बाद हुई थी। डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादातर बच्चों की मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई। रंगनाथन के खिलाफ अब गैर इरादतन हत्या और मिलावट जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सरकार ने इस मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ एक कंपनी की लापरवाही नहीं,
बल्कि देश की दवा निगरानी व्यवस्था की कमजोर कड़ी भी है। परिवारों की मांग है कि बच्चों की मौत का जिम्मेदार कोई भी हो, उसे कड़ी सजा मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। मुत्तकी का भारत दौरा 1 हफ्ते का है और इसे भारत तालिबान संबंधों में अब तक का सबसे अहम संकेत माना जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुत्तकी का स्वागत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, हम मुत्तकी से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद करते हैं। मुत्तकी विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आए हैं और 16 अक्टूबर तक रुकेंगे। इस यात्रा की मंजूरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान सैंक्शन कमेटी ने दी है। मुत्तकी पर 2001 से यात्रा प्रतिबंध था, जिसे अस्थायी तौर पर हटा दिया गया है ताकि वे भारत दौरा कर सकें। इस अनुमति को 30 सितंबर को मंजूरी दी गई थी। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक मुत्तकी की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से होगी। इसके अलावा वे दारुल उलूम देवबंद मदरसे और ताजमहल का भी दौरा करेंगे। मुत्तकी भारत में मौजूद अफगान समुदाय से और कारोबारी प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अफगानिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है, खासकर जब पाकिस्तान और चीन वहां सक्रिय हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी भारत में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रेड टॉक्स कर रहे हैं। मुत्तकी की मोदी से औपचारिक मुलाकात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत ने उन्हें पूरा राजनयिक प्रोटोकॉल दिया है। इससे पहले मई में एस जयशंकर ने मुत्तकी से फ़ोन पर बातचीत की थी और जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए उनकी सराहना की थी। अब जब तालिबान का विदेश मंत्री भारत में है तो इसे दोनों देशों के बीच संवाद की एक नई शुरुआत के रूप में तो देखा ही जा सकता है। अगली खबर आईपीएस पूरन कुमार को लेकर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द कर दी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब सबसे पहले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने उनके घर चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पूरन कुमार का शव 7 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर मिला था। 8 अक्टूबर की शाम सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था, लेकिन आज सुबह अचानक एक नई अधिसूचना जारी हुई जिसमें लिखा था, अनिवार्य कारणों से मुख्यमंत्री की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की जाती है। नई तारीख की जानकारी बाद में दी जाएगी। सरकार के सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मुख्यमंत्री पहले पूरन कुमार के घर जाकर उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार और परिवार से मिलेंगे। अमनीत पी कुमार खुद आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अब तक अपने पति के शव का पोस्टमार्टम कराने की अनुमति नहीं दी है। इसके बजाय उन्होंने हरियाणा के डीजीपी एसएस कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि ये दोनों एक साजिश में शामिल है। पत्नी ने आरोप लगाया कि पूरन कुमार को एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में फंसाने की कोशिश की गई है। अमनीत ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके पति को लगातार जातिगत भेदभाव, सार्वजनिक अपमान और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। पुलिस को उनके घर से एक कथित नोट भी मिला है जिसमें वाई पूरन कुमार ने 9 सर्विस में चल रहे आईपीएस अधिकारियों, 1 रिटायर्ड आईपीएस और 3 रिटायर्ड आईएएस अफसरों के नाम लिखे हैं। 52 साल के वाई पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और हाल ही में 25 सितंबर को उन्हें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया रोहतक में आईजी के पद पर तैनात किया गया था। उनकी पत्नी अमनीत 5 अक्टूबर से सरकारी डेलीगेशन के साथ जापान में थी और 8 अक्टूबर को ही चंडीगढ़ लौटी हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और कई वरिष्ठ अधिकारी पहले ही सेक्टर 24 स्थित सरकारी आवास पहुंच चुके हैं। पूरी घटना ने हरियाणा पुलिस और प्रशासन में हलचल मचा दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पूरन कुमार की मौत के पीछे कौन से हालात जिम्मेदार हैं और क्या उनकी शिकायतों पर कभी संज्ञान नहीं लिया गया। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। गुजरात के मोरबी के शांत इलाके कलीका प्लॉट में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। 2 मंजिला इस घर में हसीना मजोठी अपने भाई, बहन, माँ और भाभी के साथ रहती हैं। 2 साल पहले उनका इकलौता बेटा 22 साल का साहिल मोहम्मद हुसैन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए रूस गया था, लेकिन अब वही बेटा यूक्रेन की कैद में है। बुधवार को गुजरात एटीएस हसीना और उनके भाई फारूक को पूछताछ के लिए अहमदाबाद ले गई। वजह थी वो वीडियो जिसे यूक्रेन की सेना ने जारी किया। वीडियो में साहिल कहता है कि उसने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यानी रूस के साथ युद्ध अभियान में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि उस पर ड्रग्स के केस में 7 साल की सजा तय थी। उसने सजा से बचने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला किया। साहिल के परिवार का कहना है कि 2 महीने पहले उसकी आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी। रिश्तेदार अनवर मजोठी के मुताबिक साहिल ने 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास की और मोरबी की एक टाइल फैक्ट्री में कुछ समय तक काम किया। बाद में उसने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित ITMO यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया। परिवार का दावा है कि पढ़ाई के साथ साथ साहिल ऑनलाइन डिलीवरी का भी काम करता था। इस दौरान वो एक पार्सल डिलीवर करने गया जिसमें ड्रग्स मिले। उसे गिरफ्तार कर 7 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन रूस सरकार ने युद्ध में शामिल होने वाले की सजा खत्म करने का प्रस्ताव दिया, जिसे साहिल ने स्वीकार कर लिया। सिर्फ 16 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे मोर्चे पर भेज दिया गया, जहां उसने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। परिवार अब सरकार से गुहार लगा रही है कि साहिल को किसी तरह भारत वापस लाया जाए। उसकी मां हसीना ने कहा,
हम मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने बेटे को वापस चाहिए। गुजरात एटीएस की शुरुआती जांच में सामने आया कि साहिल अपने दम पर विदेश गया था। उसने खुद ऑनलाइन फीस भरकर एडमिशन लिया और वीज़ा मिलने के बाद रूस पहुंचा। फिलहाल एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साहिल किसी ड्रग्स या मानव तस्करी गैंग के संपर्क में तो नहीं था। हालांकि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। मोरबी में मां हसीना का घर अब खामोश है। वो बार बार बेटे की तस्वीर देखकर यही कह रही है, वो पढ़ने गया था, लड़ने नहीं। आज का जस्ट केस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहिए जस्ट के साथ। शुक्रिया।